हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां दिन है और आज 8वें भाग से ही हमें शुरू करना है, क्योंकि 7वां भाग निरसित है, रिपील्ड है, निकाल दिया गया है। सिर्फ यही 7वां भाग है जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला गया है, निरसित किया गया है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। भाग 8 संघ राज क्षेत्र द यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है। इसमें 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 239 संघ राज क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित है। पूछा जाता है आपसे कि संघ राज क्षेत्र पर प्रशासन किसका होता है, तो राष्ट्रपति का के प्रशासन के अंतर्गत पूरी संघ राज क्षेत्र आते हैं। वही का मतलब पूरा प्रशासन हमारे देश का राष्ट्रपति संभालता है, संघ राज क्षेत्रों का। उसके अलावा एक सेक्शन इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 239 का या ए। इसमें बताया गया है आर्टिकल 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अगर हम कहीं पर आर्टिकल को सेक्शन कह दें तो आप आर्टिकल ही समझिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस नहीं होते हैं। इसमें ये बताया गया है जो आर्टिकल 239 ए है कि दिल्ली के बारे में कि यहाँ का जो प्रशासक होगा वो उपराज्यपाल होगा, और ये चूँकि हमारे देश की राजधानी है तो यहाँ पर बहुत सारी इसके विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ये सारी बातें बताई गई हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 239 ए में है। फिर भाग 5 में पंचायतें हैं। भाग 5 में जो पंचायतें आती हैं, इसमें आपको 2 अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 243 घ या डी। इसमें बताया गया है स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण का क्या मतलब है कि जो ग्राम पंचायत होगी उसमें पहली बात तो ये बताई गई, जो स्थानों का आरक्षण की बात हुई है, ये 2 लोगों के आरक्षण की बात हुई है, अनुसूचित जातियों की और अनुसूचित जनजातियों के लिए। इन 2 लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ हैं, इनका आरक्षण जो है जनसंख्या के आधार पर जिस अनुपात में जनसंख्या होती है उसी अनुपात में इनके लिए पद रिक्त रखे जाते हैं, पद आरक्षित रखे जाते हैं। रिक्त नहीं, आरक्षित कह सकते हैं, रिजर्व रखे जाते हैं। इसमें एक बात और आपको याद रखनी है कि जो स्त्रियां होंगी, इस सारे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जो स्त्रियां हैं, इनके लिए 1/3 पद आरक्षित होंगे। मतलब जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पद आरक्षित होंगे, और उन पदों में 1/3 पद महिलाओं को निर्वाचन के लिए आरक्षित किए जाएंगे। फिर अनुच्छेद 243 जी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्टली कहता है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। क्या क्या शक्तियां हैं ग्राम पंचायत को, क्या क्या प्राधिकार हैं और क्या क्या उनके उत्तरदायित्व हैं। यही बात एग्जैक्टली 11वीं अनुसूची में भी बताई गई है। अगर आपसे कहे 11वीं अनुसूची लिखिए या शॉर्ट नोट लिखिए 11वीं सूची पर, तो आप क्या करेंगे, अनुच्छेद 243 जी के बारे में लिख देंगे। ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है। इस अनुच्छेद में बताया गया है आपको कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो राज्य का विधानमंडल होगा वो ग्राम पंचायत को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें होंगी वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करें। उसके अलावा खा पॉइंट में बात बताई गई है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमें बनाएं ग्राम पंचायतें जो 11वीं अनुसूची में बताई गई हैं। कहने का मतलब है जो राज्य का विधानमंडल होगा वो नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत को ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा कि ग्राम पंचायत ऐसी योजनाएं बनाए जिससे उस ग्राम पंचायत का आर्थिक विकास हो और सामाजिक न्याय हो सके। और दूसरी बात, वो सारी चीज़ें जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बारे में 11वीं अनुसूची में बताई गई, उन सारे मामलों में कार्य कर सके स्वतंत्र रूप से न्याय पंचायत, ऐसी शक्तियां प्रदान करेगी राज्य सरकार। फिर भाग 9 का में नगर पालिकाएं हैं। इसमें भी 2 अनुच्छेद आपको याद रखने, एज इट इज याद रखने हैं। आप अनुच्छेद 243
डी और जी को कायदे से याद रख लीजिएगा, तो टी और डब्ल्यू अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें दो अनुच्छेद 243 टी स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। इसमें भी एज इट इज बात हुई है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण की बात होगी कि जनसंख्या के आधार पर होंगे। उसके अलावा ये बता दिया जाएगा कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए 1/3 पद रिक्त रखे जाएंगे, आरक्षित रखे जाएंगे। उसके बाद एक अनुच्छेद है 243W, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ये एग्जैक्टली 12वीं अनुसूची से संबंधित है। शायद यहाँ पर 112वीं लिख गया है, ये एग्जैक्टली 12वीं अनुसूची है, इसको मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। जो आपका अनुच्छेद 243W है, ये एग्जैक्टली कहता है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है। और इसमें भी अनुच्छेद 243G के तरह बात हुई है कि नगर पालिका होगी उसको उस राज्य की विधानमंडल जो है ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा, ऐसे प्राधिकार देगा जो कि उसके स्वशासन चलाने के लिए पर्याप्त हों और वहाँ के क्षेत्र के भीतर वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बना सके। उसके अलावा दूसरे पॉइंट में आप ये बात लिख देंगे कि जो नगर पालिका होगी वो ऐसी योजनाएं बनाए जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध की गई हैं, बताई गई हैं, जो कि और इन सारी योजनाएं से वहाँ का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुचारू रूप से चल सके, ऐसी योजनाएं बनाएगी। ये बात बताई गई है 12वीं अनुसूची में। और अनुच्छेद 243W में यहाँ पर हमने एक शॉर्ट में लिख दिया है DGTW। तो DG 243D और G को आप अच्छे से याद कर लीजिए। T और W में क्या करिए आप नगर पालिका कर दीजिए, ग्राम पंचायत की जगह या पंचायत की जगह नगर पालिका शब्द कर देंगे तो एज इट इज वर्ड्स बन जाएंगे। फिर भाग 9 सहकारी समितियों से संबंधित है। इसके बारे में हम पिछले टर्न पर शॉर्ट नोट बता चुके हैं। और ये जो सहकारी समितियां हैं ये पहले से नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अंततः स्थापित हुई हैं 2012 में 97 या 97 संशोधन द्वारा। फिर भाग 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। इस अनुच्छेद में, इस भाग 10 में सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 244, वो हमने पिछले टर्न पर आपको पढ़ा दिया था। ये सारा हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले टर्न पर, ये हमने दे दिया था आपको यहाँ तक मैटर। ये हमने पिछला ही PDF है ये आपको बता दिया था। ये अनुसूचित जनजाति और जनजाति के बारे में है। यहाँ पर हमने ये आपको पढ़ाया था कि सहकारी समितियाँ ऐसी समितियाँ हैं जो कि या तो रजिस्टर्ड हों या फिर रजिस्टर्ड समझी जाती हों। उसके अलावा 244 अनुच्छेद पढ़ा दिया था पिछले टर्न पर, जिसमें ये बताया था हमने कि 5वीं अनुसूची के उपबंध जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से के नियंत्रण से संबंधित होते हैं। उसके अलावा 6ठी अनुसूची के जो उपबंध हैं वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। ये बात हम पिछले टर्न पर पढ़ा चुके हैं। अब आप आ जाइए, भाग 10 तक की बात हमने कर ली। भाग 11 कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 11 एग्जैक्टली अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक चलता है। और ये अनुच्छेद 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है, किस तरह से संबंध होते हैं। 245 अनुच्छेद में बताया गया है संघ और राज्यों के बीच विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। क्या मतलब है इस अनुच्छेद 245 का? इसमें बताया गया है कि जो संसद क्या है, संसद ऐसी कोई भी विधि बना सकती है जो पूरे भारत में लागू हो, पूरे भारत के लिए या भारत के किसी क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है संसद। और राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है, अपने पूरे राज्य में कहीं पर स्थित किसी भाग या पूरे राज्य में लागू करने के लिए कोई भी विधि बना सकती है। मतलब 245 में आपको बताया गया है कि संसद पूरे देश के लिए विधि बनाने के लिए सक्षम है, जबकि राज्य विधानमंडल अपने राज्य के अंदर किसी भाग में या पूरे राज्य के लिए विधि बनाने के लिए सक्षम है। उसकी विधि पूरे राज्य पर काम करेगी और संसद की विधि जो है पूरे देश पर राज्य करेगी, काम करेगी। फिर 246
जो आर्टिकल है ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हम इसको मेंस के बारे में पढ़ाएंगे, डिटेल्ड पढ़ाएंगे। क्या कहता है आर्टिकल 246, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। इसी अनुच्छेद 246 को तथ्य और सार का सिद्धांत कहते हैं। कभी कभार आपसे पूछा जाता है तथ्य और सार का सिद्धांत कहाँ पर है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 246 में है। ये कहता क्या है, इसमें पहला पॉइंट समझ लें। इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं, 4 उपअनुच्छेद हैं। 4 उपअनुच्छेद को पहले हम संक्षिप्त में आपको बता दें। पहले उपअनुच्छेद पहले पॉइंट में ये बात कही गई है कि संसद को पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। दूसरे बात में बताई गई है कि संसद को 3 अनुसूचियां होती हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। हम आगे चल के आपको अनुसूचियां भी बताएंगे। तो दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि संसद को राज्य के बारे में भी विधि बनाने की शक्ति है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि राज्य को अपने राज्य के अंतर्गत किसी भी मामले में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। चौथे पॉइंट में बताया गया है कि राज्य को संसद को ऐसे किसी भाग के बारे में भी विधि बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य क्षेत्र में ना आता हो। अब इस पूरे को बहुत डिटेल्ड समझ लीजिए कि आप लिखेंगे किस तरीके से। तो 246 का पहला पॉइंट कहता है कि खंड 2 और 3 खंड 3 के में किसी बात के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। कहने का मतलब है जो संघ सूची है इसके बारे में, इस संघ सूची में सिर्फ संसद को शक्ति है विधि बनाने की और इसकी अनन्य शक्ति है। अनन्य का मतलब है किसी भी हद तक ये कोई भी विधि बना सकती है, कोई भी रूल बना सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की जो सूची 3 है जिसको आप कहते हैं संवर्ती सूची, इसमें प्रगणित किसी भी विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। कहने का मतलब है जो संसद है, पहले पॉइंट में ये बताया गया संसद को संघ सूची के बारे में अनन्य शक्ति प्राप्त है, जबकि संवर्ती दूसरे पॉइंट में बताया गया जबकि संवर्ती सूची में किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति है, मगर सीमित है इसकी शक्ति क्योंकि संवर्ती सूची में राज्य और संघ मिलकर काम करते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल के बारे में कोई भी विधि जो कि 7वीं अनुसूची की सूची 2 में आती है, राज्य सूची कहते हैं इसको, इस मामले राज्य के बारे में राज्य सूची में स्थित किसी भी विषय पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। फिर चौथे और आखिरी पॉइंट में कह दिया गया कि संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों ना हो। कहने का मतलब है ऐसा कोई क्षेत्र जो किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है उस बारे में भी संसद विधि बना सकती है, भले ही वो विधि जो वो बना रही है वो राज्य सूची में स्थित हो, उस मामले में भी कोई विधि बना सकती है संसद। ये 4 पॉइंट आपको याद रखते हैं। तथ्य और सार का सिद्धांत कहलाता है अनुच्छेद 246। फिर आ जाइए अनुच्छेद 246 का पर। ये एग्जैक्टली इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये 246 का अनुच्छेद जो है 101वां जो संशोधन हुआ था उसमें अंतः स्थापित किया गया है, ये जिसको आप कहते हैं माल और सेवा कर, जीएसटी के बारे में पूछा जाए कहाँ पर आपको अनुच्छेद में बताया गया तो आप कहेंगे आर्टिकल 246A या 246 का में बताया गया माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। ये बात ध्यान रखने वाली है कि 101वां संशोधन द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया है। इसमें 2 पॉइंट आपको बताए गए हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है कि अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल को संघ या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियों के बनाने की शक्ति होगी। दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि अंतर्राज्यीय व्यापार जो होंगे उन मामलों में संसद को माल और सेवा कर के बारे में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति है।
जो अंतर्राज्यीय मामले होते हैं, क्योंकि वो संसद के अंतर्गत आते हैं, संघ के अंतर्गत आते हैं, इसलिए संघ ही उस पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति रखती है। जबकि पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो राज्य के विधानमंडल है, राज्य में कोई व्यापार होता है तो उसके मामले में राज्य विधि बना सकता है। फिर अनुच्छेद 249 में आ जाइए। 249 कहता है राज्य सूची में के विषय में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें संसद को लग रहा है कि ऐसे मामले में विधि बनाना राष्ट्रहित में है, तो संसद ऐसे किसी भी मामले में विधि बना सकता है। फिर 250 में कहा गया है कि अगर कोई आपातकाल हो और ऐसे आपातकाल में कोई ऐसा विषय है जो राज्य सूची से संबंधित है, तो आपातकाल के समय संसद क्या करता है, राज्य सूची के विषय में भी विधि बनाने की शक्ति रखता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 249 और 250। फिर 251 इन दोनों अनुच्छेदों से संबंधित है। इसमें ये बात बताई गई, जैसे मान लीजिए 249 में बताया गया राष्ट्रहित में कोई मामला है, 250 में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान कोई मामला है। तो इन मामले में क्या किया, संसद ने कोई विधि बना दी। हालांकि राज्य विधानमंडल भी राज्य के बारे में कोई विधि बना सकता है। तो हुआ क्या है, संसद की विधि और राज्य की विधि वो दोनों एक दूसरे में क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। तो कौन विधि प्रभावी होगी, संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी या विधानमंडल द्वारा? तो अनुच्छेद 251 आपसे कहता है कि अगर ऐसा कहीं मामला आ रहा है कि अनुच्छेद 249 और 250 में कोई टकराव पैदा हो रहा है संसद द्वारा बनाई गई विधि में और राज्य द्वारा बनाई गई विधि में, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी, प्रभावी होगी, और राज्य द्वारा बनाई गई विधि अगर संसद द्वारा बनाई गई विधि का अपोज कर रही है तो वो उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक वो अपोज कर रही है, विरोध कर रही है। फिर अनुच्छेद 254 में साधारण बात बताई गई है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, ये जनरल बात है। 251 में आपात की बात हुई थी या राष्ट्रहित की बात हुई थी, जबकि 254 में सामान्य बात है कि कुछ विधियां संसद ने बनाई हैं और कुछ विधियां राज्य के विधानमंडल ने बनाई हुई हैं। तो अगर ऐसा मामला आ जाए कि संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में टकराव हो जाए, असंगति हो जाए, तो इस मामले में भी क्या होगी, संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी। ये बात आपको याद रखना है। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 254 में। 257 कहता है अनुच्छेद, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। होता क्या है एग्जैक्टली, कुछ ऐसे मामले होते हैं जैसे संचार से संबंधित हैं, जलमार्ग से संबंधित हैं, रेल से संबंधित हैं, सड़क से संबंधित हैं, तो ये एक राज्य से होकर दूसरे राज्य में जा रहे होते हैं। तो इन सब पे जो लागत आती, खर्चा आता है या इनके नियंत्रण से संबंधित बातें होती हैं, तो ये सारी की सारी बातें इन मामलों में राज्य जो है संघ के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। मतलब राज्य, क्योंकि एक राज्य से होकर सड़क को दूसरे राज्य में भी जाना है, तो राज्य इस पर कोई हठधर्मी नहीं दिखा सकता, संघ इस पर नियंत्रण रखेगा और संघ का ही जो रूल होगा वो प्रभावी रूल होगा। फिर हमने आपको ये आर्टिकल 246 पढ़ा दिया था, ये पहले मेंस के पहले ही आ चुका है 250। अब आ जाइए, ये 11वां अनुच्छेद 11वां भाग आपका कंप्लीट हो गया। भाग 12 पे आ जाइए। भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेके 300 का तक चलेगा। ये एग्जैक्टली जो भाग 12 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग नहीं है। इसमें सिर्फ वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बातें हुई हैं, जिसमें 267 आर्टिकल है आकस्मिक निधि के बारे में बताता है। आकस्मिक निधि मतलब इसको कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। ऐसी कोई मुसीबत आ जाए देश पर, कोई ऐसे, तो देश क्या करता है, अपना राष्ट्र क्या करता है, कुछ निधि ऐसे समय के लिए रखता है कि अगर कोई संकट आ जाए तो उस संकट पर उस निधि को उस राशि को इस्तेमाल किया जाए, खर्च किया जाए। ऐसी जो आकस्मिक निधि है राष्ट्रपति के व्यवनाधीन होती है। व्यवनाधीन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की ही इस राशि को निकाल सकता है, निकालने का आदेश दे सकता है, बिना उसके निर्देशों के ऐसी संपत्ति को, ऐसी धनराशि को निकाला नहीं जा सकता। फिर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में, तो वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है। और इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने लोग होते हैं, तो 5 लोग होते हैं। एक अध्यक्ष होता है वित्त आयोग में और 4 अन्य सदस्य होते हैं।
फिर एक आर्टिकल आता है 299 संविधाएं। ये इम्पोर्टेंट है, समझ लें संविधाएं क्या होती हैं, किससे संबंधित होती हैं। आर्टिकल 299 कि संघ की या राज्य की कोई भी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई सभी संविधाएं यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई कही जाएंगी और वे सभी हस्तांतरण पत्र भी यथावत होंगे। कहने का मतलब है, अगर कोई संविदा संघ की ओर से किसी से की जा रही है तो वो राष्ट्रपति द्वारा की गई संविदा की गई मानी जाएगी, और कोई संविदा अगर राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई है, राज्य द्वारा की गई है, तो ये माना जाएगा वो संविदा राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई है। कहने का मतलब है, चूंकि देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, तो जो भी संविदा संघ करता है तो वो ऐसा माना जाता है कि वो संविदा राष्ट्रपति ने की है, और वो कोई भी संविदा अगर राज्य करता है तो ये माना जाता है कि वो संविदा राज्यपाल ने की है। और कोई भी चीज़ एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण हुई है, तो हस्तांतरण पत्र भी क्या होता है, या तो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है या फिर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। इसके दूसरे जो आर्टिकल 299 है, इसके दूसरे पॉइंट में बिल्कुल बात क्लियर कर दी गई कि राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल किसी भी संविदा के लिए जो वो अपने देश के लिए या अपने राज्य के लिए कर रहा है या कोई हस्तांतरण कर रहा है, तो वो व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त राज्य का या देश का प्रतिनिधि होता है और वो संविदा राज्य की या देश की ओर से कर रहा होता है, ना कि वो कोई व्यक्तिगत संविदा कर रहा होता है। इस तरह से ये आर्टिकल 299 हो गया। फिर आर्टिकल 300 का, ये भी मुख्य परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के साथ एक केस लॉ भी हम आपको डिटेल्ड पढ़ाएंगे। एक केस लॉ पहले पढ़ा चुके हैं आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 21 में पढ़ा चुके हैं इसको। पहले आर्टिकल 300 का देख लें। ये HJS 2020 में 10 नंबर का आया था, ज़रा सा 2 लाइन का है ये, इसलिए इसके लिए आपको केस लॉ ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये बड़े आंसर्स में आने लगा है प्रश्न। तो आर्टिकल 300 का सिर्फ इतना सा है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है, किसी भी व्यक्ति को आप उसकी संपत्ति से विधि के अनुसार बनाए गए नियमों के अनुसार ही उसको संपत्ति से वंचित कर सकते हैं। पहले हालांकि ये जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था, अब ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रहा है, इसलिए ये आपको अनुच्छेद 300 का में मिलता है। और ये यहाँ पर अंतः स्थापित किया गया है, ये भी पूछा जाता है कभी अंतः स्थापित किया गया है। तो ये 44 नंबर के जो संशोधन हुआ था 1979 में, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के संवैधानिक अधिकार में प्रतिस्थापित कर दिया गया था, या कह सकते हैं अंतः स्थापित कर दिया गया था। इस पर ये जो केस लॉ नीचे लिखा हुआ है, कल्याणी मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम सुल्तान बेथरी म्यूनिसिपैलिटी 2022 सुप्रीम कोर्ट, ये एग्जैक्टली अनुच्छेद 21 से भी संबंधित था, इसलिए हमने इस केस को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा दिया, डिटेल्ड स्टडी करा दी हमने इसकी। यहाँ पर एक केस लॉ हमने अनुच्छेद 300 का से संबंधित एक और पढ़ाया है। ये केस लॉ है अब्दुल बहाब बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है और 2022 का केस है। इस केस में एग्जैक्टली हुआ ये था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है गोवध प्रतिषेध अधिनियम 204 के अंतर्गत धारा 4 और 5 जो पशु के प्रति क्रूरता का प्रतिषेध करती है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, अपीलार्थी का ट्रक जब्त किया गया था जिसमें 17 गोवंश पाए गए थे। ये कहा गया था कि इसमें 17 गोवंश थे, गाय के बच्चे, खुद गाय, ऐसे 17 पशु थे, और इस ट्रक को सीज कर दिया था। सीज कर दिए जाने के बाद केस चला। केस चलने के बाद
ये लोग, जितने भी लोग जो अपीलार्थी थे, ये बाइज्जत बरी हुए, निर्दोष साबित हुए, दोष मुक्त हो गए। फिर भी जो ये अपीलार्थी हैं, इनका ट्रक अभी भी सीज्ड था, ट्रक को नहीं छोड़ा गया था। ट्रक को क्या किया था, जिलाधिकारी ने सीज किया था और इसको मुक्त नहीं, और जो वहाँ का हाई कोर्ट था उसने भी मोहर लगा दी कि ये जो ट्रक को सीज किया गया था ये ठीक किया गया था। तो जो अपीलार्थी थे सुप्रीम कोर्ट आ गए, उन्होंने कहा कि जब हम लोग निर्दोष साबित हो गए हैं तो अब हमारी संपत्ति को आपने क्यों सीज कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि ये जो सीज किया गया है ट्रक, ये क्या 300 जो अनुच्छेद 300 का है इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न के जवाब में बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि जब विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित कर दिया था, ठीक, विचारण न्यायालय से ये दोषमुक्त हो गए थे, मगर उच्च न्यायालय ने क्या किया, इनके जो ट्रक था इसको सीज रखा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय ने इनको दोषमुक्त घोषित कर दिया और उच्च न्यायालय ने इस दोष मुक्ति के जो आदेश था उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी के ट्रक को निर्मुक्त नहीं किया और ना किए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने भी उनका समर्थन किया जिला मजिस्ट्रेट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से अपीलार्थी का ट्रक मुक्त ना करना मनमाना ढंग है, मनमानी कर रहे हैं ये लोग, जो कि हर हाल में अनुच्छेद 300 का उल्लंघन है। इस प्रकार हम जो उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसको निरस्त करते हैं और अपीलार्थी की अपील को अनुज्ञात करते हैं। कहने का मतलब है उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी को के ट्रक को मुक्त करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर जब ये लोग जो अपीलार्थी हैं ये बाइज्जत बरी हो चुके हैं तो इनके ट्रक को आप अगर कस्टडी में रखे हुए हैं तो इसका मतलब आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी मर्जी से संविधान को चलाना चाह रहे हैं, जो कि विधिपूर्ण नहीं है। इनको लताड़ लगाई। फिर आ जाइए अनुच्छेद, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको, भाग 13 की बात हो जाए, भाग 12 में आ गया आपका ये 300 का तक का आ गया। भाग 13 जो है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है और भाग 13 आपका राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताता है। इसमें एग्जैक्टली अनुच्छेद 301, 302, 304 ये सब मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में एक धारा अनुच्छेद जो है 303 है, इसको हम यहाँ पर पढ़ा दें, फिर आपको 301 और 302 ये सब पढ़ा देंगे। पहले 301 पढ़ा दें। अनुच्छेद 301 कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। क्या मतलब है कि इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम का मतलब होता है लेन देन, आबाद होगा। मतलब पूरे देश में आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को ला जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। इसी में अनुच्छेद 302 में देखिए थोड़ा सा निर्बंधन लगा दिया गया है। क्या कह दिया गया, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। इस अनुच्छेद 302 में कहा गया है कि संसद क्या कर सकता है, विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के किसी भाग के बीच व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकता है जो लोक हित में अपेक्षित हो। कहने का मतलब है अगर संसद को लगता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार, वाणिज्य या समागम हो रहा है ये लोक हित में नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे समागम के बीच में, ऐसे वाणिज्य के बीच में, ऐसे व्यापार के बीच में वो क्या कर सकता है, निर्बंधन लगा सकता है, रुकावटें लगा सकता है। अब अनुच्छेद 304 पा जाइए। आर्टिकल 303 कहता है व्यापार, वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। कहने का मतलब है चूंकि 304 में संघ ने प्रतिबंध लगाया था, तो 303 ये कहता है कि संसद या फिर राज्य के विधानमंडल को कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होगी कि वो ऐसा कोई रूल बना दे
ऐसे कोई नियम बना दे, ऐसे कोई कानून बना दे कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सामान का आदान प्रदान होता है वो उसमें एक दूसरे पर अधिमान प्रदान करने लगे कि हमारे राज्य का सामान ज़्यादा अच्छा है, आपका इतना अच्छा नहीं है, या एक दूसरे राज्य के बीच के सामानों के बीच में विभेद करने लगे। ऐसी कोई भी विधि ना तो संघ बनाएगा ना ही राज्य बनाएगा। इसी के 303 अनुच्छेद के दूसरे पॉइंट में ये भी बात बता दी गई है सॉरी, कि कोई राज्य अगर माल की कमी के कारण अपना माल दूसरे राज्य को ना देना चाहे तो ऐसे मामले में वो राज्य ऐसी विधि बना सकता है कि हमारे पास माल का संकट है, इसलिए हम आपको ये माल नहीं दे सकते। ये सारी विधियां बनाने की शक्ति है राज्य के विधानमंडल को। इस तरह से ये आपका भाग 13 कंप्लीट हो गया। भाग 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है और ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। इसमें जो अनुच्छेद 310 और 311 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में खूब आते हैं, इसलिए पहले इनको पढ़ लें। अनुच्छेद 310 को और 311 को पहले पढ़ लें, फिर हम आते हैं इस मैटर पर। अनुच्छेद 310 को एग्जैक्टली प्रसाद का सिद्धांत कहा जाता है। प्रसाद का सिद्धांत क्यों कहा जाता है ये समझ लें आप। पहले अनुच्छेद 310 के शब्द समझ लें। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, क्या कितनी पदावधि होगी, क्या पदावधि होगी, पद की अवधि कितनी होगी, ये बताया गया अनुच्छेद 310 में। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है। इसको प्रसाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट में अगर आप मामले को समझें तो जितने भी लोग संघ की सेवा में कार्य कर रहे होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, और जो लोग राज्य में कार्य कर रहे होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए इसको प्रसाद का सिद्धांत कहा जाता है। इसी पॉइंट को लिखना आपको इस तरह से है कि प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य की सेवा का या संघ की सेवा का या सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या रक्षा से संबंधित कोई पद धारण कर रहा है, संघ या कोई संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण कर रहा है, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य या राज्य के किसी सिविल पद का धारण करता है तो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके पॉइंट 2 में ये बात बताई गई है, जैसे आपने सुना होगा जो संविदा पर लोग लगे होते हैं उससे संबंधित है दूसरा पॉइंट, कि मान लीजिए संघ ने या राज्य ने कुछ व्यक्तियों को संविदा पर रखा, मान लीजिए 3 साल के लिए रखा, और हालांकि ये लोग ना संघ के सेवक हैं ना सिविल सेवक हैं, मगर चूंकि राष्ट्रपति के या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए, संविदा पर रखे गए, मान लीजिए 3 साल के लिए रखे गए, और उस कार्य को 1 साल में कंप्लीट कर लिया गया, तब अगर संघ या राज्य चाहे कि इनको निकाल दे तो ऐसे नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि इन्होंने 3 साल के लिए रखा था और ये 1 साल के बाद निकालना चाहेंगे तो इनको बाकी 2 साल के लिए जो इनको काम मिलना चाहिए था लोगों को जिनको ये निकाल रहे हैं, उन 2 साल का प्रतिकर देना होगा। ये कहलाता है दूसरा पॉइंट। कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति राज्य की सेवा के अधीन नहीं है या संघ की सेवा के अधीन नहीं है मगर राष्ट्रपति के या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जो कि संविदा के आधार पर उन सेवाओं में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो सिविल सेवा हो चाहे वो रक्षा सेवा हो, हालांकि ये सरकार के सेवक नहीं है और इनको ऐसे पद प्रदान किए गए हैं कि ये संविधान के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, तो ना ही और चूंकि वो योग्यताएं रखते हैं ऐसे काम करने की, इसलिए इनको राज्य ने या संघ ने इनको रखा हुआ है। अब क्या करे, अवधि से पहले राज्य या संघ इनको निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता। अगर वो इनको नहीं रखेगा तो इसके लिए उसको राज्य को या फिर संघ को प्रतिकर देना होगा। अगर समय से पहले वो इनको हटा रहे हैं तो इनको प्रतिकर प्रदान किया जाएगा। ये कहलाता है अनुच्छेद 310 का भाग 2, खंड 2 जो है। फिर अनुच्छेद 311 पा जाइए। संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, ये एग्जैक्टली प्रसाद के सिद्धांतों पर निर्बंधन से संबंधित है। आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। अगर प्रसाद का सिद्धांत पूछा जाएगा तो आप अनुच्छेद 310 लिखेंगे, और आपसे पूछा जाए
कि जो प्रसाद का सिद्धांत है इस पर कोई इसके अपवाद हैं, इस पर कोई निर्बंधन है, इस पर कोई शर्तें हैं, तो आप क्या करेंगे, अनुच्छेद 311 लिखेंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत बारीक क्वेश्चन आता है और खूब ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आता है। इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए उनको समझ लीजिए। एक आया है पदच्युत किया जाना। पदच्युत का मतलब होता है डिसमिस किया जाना। फिर पद से हटा दिए जाने को कहते हैं रिमूवल। रिमूवल मीन्स हटाया जाना। फिर कहते हैं पद से अवनत किया जाना, मतलब रिडक्शन इन रैंक। तो होगा क्या, पहले पॉइंट में इसके सारे पॉइंट इसको ध्यान रखना है क्योंकि सारे पॉइंट्स आते हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। कहने का मतलब है जो पदाधिकारी ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है उससे कम रैंक का अधिकारी उसको क्या कर सकता है, डिसमिस नहीं कर सकता या फिर पद से हटा नहीं सकता या उसको पद से अवनत करनी नहीं कर सकता, उसकी पदावधि में उसके पद में अवनति नहीं कर सकता। ये बात बताई गई पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाया जाना है या उसको डिसमिस किया जाना है या फिर उसका रिडक्शन इन रैंक किया जाना है, पद में अवनति किया जाना है, तो होगा क्या, पहले इस मामले की जांच करेगा। जांच होगी, उस पर आरोप लगाए जाएंगे, फिर उनकी जांच होगी और जांच में अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तभी उसको पद से हटाया जा सकता है या डिसमिस किया जा सकता है या रिडक्शन इन रैंक किया जा सकता है, पदोन्नति की जा सकती है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। इसमें 3 किंतु हैं, 3 परंतुक हैं जिनको आप ध्यान से समझ लें। पहला परंतुक यह है, ए पॉइंट में लिखा हुआ है, जहां किसी व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर दोष सिद्ध ठहराया गया है तो ऐसे मामले में जांच किया जाना आवश्यक नहीं है, अजांच किया जाना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जहां सशक्त प्राधिकारी का ये समाधान हो जाए कि युक्त रूप से ये साध्य है कि ऐसी जांच की जाए कि अगर जो प्राधिकारी है जो उसको पद से हटाएगा या हटाने के लिए सक्षम है, वो ये मान के चलता है कि इनकी जांच किया जाना ज़रूरी नहीं है, ये दोषी हैं ही हैं, इसमें जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी जांच नहीं की जाएगी, आरोप लगाना ज़रूरी नहीं है, यूं ही उनको पद से हटा दिया जाएगा या डिसमिस कर दिया जाएगा। तीसरी और आखिरी बात, अगर राष्ट्रपति को या राज्यपाल का ये समाधान हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में ये बेहतर है कि इनकी जांच नहीं की जाए, तो यहाँ पर जांच किए जाने का आदेश नहीं दिया जाएगा, ना ही इनको आरोप लगाए जाएंगे, डायरेक्ट इनको डिसमिस कर दिया जाएगा या फिर रिडक्शन इन रैंक कर दिया जाएगा या इनको निकाल दिया जाएगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट देख लें अनुच्छेद 311 का। ये एग्जैक्टली कहता है कि अगर ये प्रश्न उठता है कि खंड 2 में जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस बात पद को हटाए जाने से या पद में अवनत किए जाने के लिए जांच की जाना चाहिए या नहीं की जाना चाहिए, तो ये निर्णय उस प्राधिकारी का होगा जो उस व्यक्ति को पद से हटाएगा या पद से डिसमिस करेगा या फिर रिडक्शन इन रैंक करेगा, मतलब पद में अवनति करेगा, उनके पद को नीचे करे, मतलब डिमोशन कहते हैं जिसको आप। तो ये कौन निश्चय करेगा, वो प्राधिकारी करेगा जो उनको पद से हटा रहा है या पद से हटाने में सक्षम है या पद से अवनत करने में जो अधिकारी सक्षम है। इस तरह से अनुच्छेद 310 और 311 हो गए आपके। फिर आप आ जाइए अनुच्छेद 312 में। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात हुई है। अखिल भारतीय सेवाओं को एग्जैक्टली ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है ऑल अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 312 में उन सारी सेवाएं आती हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, ये सारी की सारी ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। फिर अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। क्या मतलब है इसका, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, उसके अलावा 2 या अधिक राज्य हैं उनके लिए अगर एक लोक सेवा आयोग है तो इसको संयुक्त आयोग कहते हैं। उसके अलावा
राज्यों का जो आयोग होता है उसको लोक सेवा आयोग कहते हैं। फिर अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। तो किसी भी सदस्य को क्या होगा, केवल कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार। राष्ट्रपति क्या करेगा, कदाचार के आधार पर निर्देश देगा और ऐसे निर्देश का पालन उच्चतम न्यायालय करेगा और उच्चतम न्यायालय के द्वारा ऐसे प्रक्रिया होगी और प्रक्रिया द्वारा ऐसे व्यक्ति को हटाया जाएगा। किन अवस्थाओं में हटाया जा सकता है, जैसे वो दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाए, या अपने कर्तव्य के पालनों से बाहर का काम करने लगे, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से वो शिथिल व्यक्ति हो जाए, वो काम करने के लिए लायक नहीं लग रहा है। तो ऐसे मामलों में जो लोक सेवा आयोग या के किसी सदस्य को या उसके अध्यक्ष को या किसी भी व्यक्ति को हटाया जा सकता है। इस तरह से आपका ये आज का टर्न कंप्लीट हो गया। ये मैटर आपके लिए पर्याप्त है, चाहे आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हो किसी जुडिशरी एग्ज़ाम का, या मेंस एग्ज़ाम दे रहे हो जुडिशरी एग्ज़ाम का, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर LLB कर रहे हो, या फिर LLB के साथ साथ आप जज बनना चाहते हैं, तो आपके लिए मैटर पर्याप्त है। इसलिए आपसे संबंधित जो भी व्यक्ति हों उन सबको ये मैटर आप सेंड कर दीजिए। कंप्लीट मैटर है। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।